friends, welcome on Yourpedia, and this particular video is related to social science component of your exam HPRCA। आप HPRCA जूनियर इंजीनियर का जो एग्ज़ाम लिखने जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश का, उसका सिलेबस जनरल स्टडीज़ का जो नॉन टेक्निकल पार्ट है उसका सिलेबस रिलीज़ हुआ है, टेक्निकल का सिलेबस रिलीज़ हुआ है और उस सिलेबस के अंदर एक टर्म मेंशन है सोशल साइंस 10th क्लास। इसके लिए रेफरेंस बुक आपके पास NCERT हो सकता है, क्योंकि NCERT ही रेफ़र करके उसमें से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। और अगर आप 10th क्लास की NCERT देखेंगे सोशल साइंस का, तो उसके 4 आगे बुक्स हैं, 4 बुक्स हैं सोशल साइंस से रिलेटेड। उनमें ज्योग्राफी, इकोनॉमी, ये इंटरनेशनल रिलेशन, पॉलिटी सब है। और उन 4 के हिसाब से 4 लेक्चर आपको दिए जाएंगे। मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। तो ये जो आपका हिमाचल प्रदेश RCA HPRCA 149 जेई का पोस्ट आया है, ये इसका सिलेबस है। तो जैसा हम बार बार बोलते हैं कि उसमें से लार्जली टेक्निकल होगा, जैसे सपोज 85-35 की जो हम बात करते हैं 120 का पेपर आएगा, तो उसमें जनरल नॉलेज, जिसमें हिमाचल प्रदेश का जनरल नॉलेज लार्जली आएगा, फिर करंट अफेयर आएगा, फिर एवरीडे साइंस, लॉजिकल रीजनिंग, ये सारे के सारे टॉपिक्स आप कर भी रहे हैं। सोशल साइंस करने का तरीका क्या है, तो ये 4 बुक्स हैं। सोशल साइंस की 10th क्लास की अगर आप बुक्स देखेंगे तो एक कंटेम्प्रेरी इंडिया, आपका कंटेम्प्रेरी इंडिया पार्ट 2 टेक्स्ट बुक है ज्योग्राफी की क्लास 10th की। अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये है, फिर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स एक ये है, एंड इंडिया एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड टेक्स्ट बुक इन द हिस्ट्री फॉर क्लास 10th एक ये है। तो ये आपकी NCERT की 4 बुक्स हैं जिनको आप रेफर कर सकते हैं और जो आप तैयार कर सकते हैं, और वही आपको सारे का सारा कंटेंट और रिकॉर्डिंग फॉर्म में मिलेगा। अब इन चारों बुक्स के अंदर अगर आप देखेंगे कंटेंट या कंपोनेंट क्या हैं, तो कंटेम्प्रेरी इंडिया जिसको आज मैं करवा रहा हूँ आपको, कंटेम्प्रेरी इंडिया में ये आपके टॉपिक आते हैं। इसमें से सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है आपके एग्जाम के हिसाब से, लेकिन बहुत से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है और उसमें से क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे इस डॉक्यूमेंट में दे भी रहा हूँ। इस डॉक्यूमेंट को हम पढ़ेंगे भी, और साथ में आपको जो टेस्ट आपका कंडक्ट होंगे, जो टेस्ट आप लिखेंगे, उसमें बहुत ही रेलिवेंट क्वेश्चंस हम उसमें भी डालेंगे। फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट में से ये पार्ट है, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, इंडिया एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। आपने NCERT नहीं पढ़ना, वो टीचर कर रहे हैं, वो मेंटर्स कर रहे हैं, और उसमें से वो सारा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो आपको निकाल के देंगे। आपने बस योरपीडिया ECP के जो मेंटर हैं उनका टॉपिक्स आपने करते चले जाना है। तो ये है आपका कंटेम्प्रेरी इंडिया का जो पार्ट है, वाटर रिसोर्स, वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट रिसोर्स, रिसोर्सेज की बात है इसमें, मिनरल एनर्जी रिसोर्सेज, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, ये सारे का सारा पार्ट इसके अंदर है। नाउ लेट्स डू द क्वेश्चंस फ्रेंड्स। इनमें से कौन सा बेस्ट डिफाइन करता है रिसोर्स को? रिसोर्स को कैसे डिफाइन करते हैं? तो रिसोर्स जो होता है वो बेसिकली ऐसा नहीं है, बेसिक मस्ट भी जो रिसोर्स जो टेक्निकली एक्सेसिबल है उसका डेफिनेशन है, जो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल हो, ये बेसिकली डिफाइन करता है रिसोर्स को। अब ये डेफिनेशन अगर आप देखोगे बुक के अंदर ऐसी ही डेफिनेशन दी हुई है, तो आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए कि ऐसी कोई भी चीज़ जो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हो, इकोनॉमिकली फिजिबल हो एंड कल्चरली आपके पास एक्सेप्टेबल हो, राइट, और वैल्यूएबल होनी चाहिए वो। और टेक्नोलॉजी, कल्चर और इकोनॉमी के ऊपर डिपेंड करता है। वो कोई भी चीज़ जो एक्सेसिबल नहीं है तो है, लेकिन आप उसको ले नहीं सकते, वो रिसोर्स नहीं है हमारे लिए। रिसोर्स वही होता है जिसको हम ले सकें, जिसको हम बेसिकली यूज़ कर सकें अपने इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए। रिसोर्स कंसीडर किए जाते हैं, किस चीज़ का फंक्शन होते हैं रिसोर्स? तो ह्यूमन जो है नेचुरल रिसोर्सेज को बेसिकली कन्वर्ट करता है अपने नॉलेज के साथ और टेक्नोलॉजी के साथ यूजफुल चीज़ों में। तो रिसोर्स जो है वो बेसिकली फ्री गिफ्ट नहीं होते हैं, लेकिन ह्यूमन एफर्ट उसमें लगता है। जैसे मिनरल है, जैसे कोयला है। अब कोयला नेचर में पड़ा है, वो रिसोर्स है, लेकिन क्या कोयला खुद ही आपके घर में आ जाएगा, उसमें आग लग जाएगी और आप खाना पका लोगे? नहीं, उसको निकालना पड़ेगा, एक्सट्रैक्शन करनी पड़ेगी, एक प्रोसेस होगी, तब आप उसको जाके यूटिलाइज कर सकते हैं। इनमें से कौन सा ऐसा है जो बेसिस नहीं है रिसोर्सेज की क्लासिफिकेशन के लिए? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज? तो रिसोर्सेज को आप उनके ओरिजिन के बेस पे क्लासीफाई कर सकते हैं, एग्जॉस्टिबिलिटी कि रिसोर्स आपके लिमिटेड हैं, अनलिमिटेड हैं, ओनरशिप उसके बेस पे भी कर सकते हैं, लेकिन क्लाइमेट एज सच कोई बेसिकली उसका एक क्लासिफिकेशन का कारण नहीं है। मेन एम क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का? अब देखो इसी चैप्टर में एक टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट आती भी है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की भी एक डेफिनेशन है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जो 17 गोल हैं, वो जो पेरिस एग्रीमेंट 2015 में हमने बात किया था कि 2030 तक हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करेंगे, वो हमने यहाँ पे बात की है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एम क्या है? मेन एम
तो बेसिकली डेवलपमेंट ऑफ द जनरेशन विदाउट कंप्रोमाइजिंग द फ्यूचर जनरेशन। तो आप अपने लिए जो रिसोर्स है उसको यूज कर लो, लेकिन फ्यूचर जनरेशन का आपने अपॉर्चुनिटीज को खत्म नहीं करना है। प्रेजेंट नीड्स आर मेट विदाउट कंप्रोमाइजिंग द फ्यूचर नीड्स, ये होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और ये ग्रोथ को एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के साथ मैच करती है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में 3 पिलर होते हैं। सोसाइटी एक पिलर है, इकोनॉमी दूसरा पिलर है, और आपका तीसरा जो पिलर है वो डेवलपमेंट है। तो सोसाइटी और डेवलपमेंट और आपका सोशल पार्ट तो आता ही है, उसके अंदर एनवायरनमेंट पार्ट आता है। ये 3 पिलर हैं आपके, 3 वर्टिकल हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के। इसमें एनवायरनमेंट एक है कि आप जब भी डेवलपमेंट करो तो एनवायरनमेंट पोल्यूट ना हो। दूसरा सोसाइटी है, सोसाइटी को बेनिफिट हो। तीसरा इकोनॉमी है कि आप जो भी रोड वगैरह बना रहे हैं उससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, उससे लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो, सोसाइटी पे बेनिफिट हो, एनवायरनमेंट पॉल्यूट ना हो। इसको आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। ऐसा कौन सा ग्लोबल इवेंट है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट और एजेंडा 21 से रिलेटेड है? तो अर्थ समिट हुई थी 1992 में रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में, और वो पहली समिट थी जिसमें हमने क्लाइमेट चेंज की बात की थी कि ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज आने वाला है। उसी में हमने एजेंडा 21 कि 21st सेंचुरी में हम क्लाइमेट चेंज के लिए फाइट करेंगे, उसमें एजेंडा 21 की हमने बात की थी। रिसोर्स प्लानिंग किन स्टेप्स पे बेस्ड है? कौन से स्टेप्स हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स रिसोर्स प्लानिंग में इन्वॉल्व होते हैं? तो मल्टी स्टेप प्रोसेस है जिसमें आइडेंटिफिकेशन, प्लानिंग, इंटीग्रेशन विद नेशनल गोल्स, इन चीज़ों के ऊपर हम करते हैं। कौन सा मेजर कॉज है लैंड डिग्रेडेशन का पंजाब और हरियाणा में? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन पंजाब एंड हरियाणा? तो ओवर इरीगेशन, बहुत सा पानी आप जमीन से ट्यूबवेल के थ्रू निकाल लेते हो जिससे सॉइल डिग्रेड हो जाती है और पानी की कमी हो जाती है। तो ओवर इरीगेशन जो है वो उसका एक कॉज है। ऐसी कौन सी सॉइल टाइप है जो मोस्ट सूटेबल है कॉटन कल्टीवेशन के लिए? ओके, ब्लैक सॉइल जिसके रेगूड भी बोलते हैं, वो बेसिकली कॉटन कल्टीवेशन के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है। कॉटन अगर कल्टीवेट करना है तो ब्लैक सॉइल या रेगूड को यूज़ किया जाता है। मेन कॉज क्या है सॉइल इरोजन का? रनिंग वाटर में जो बेसिकली डीप चैनल्स बनाता है, गलीज बनती हैं, और उससे बेसिकली जो लैंड है वो कल्टीवेशन के लिए अनफिट हो जाती है। तो इसका जो मेन कारण है वो गली इरोजन है। तो गली इरोजन क्या होता है? सिविल इंजीनियर्स हो आपको पता है गली इरोजन, तो वो इसका मेन एक का प्रॉब्लम है। कौन सा मेथड हेल्प करता है सॉइल इरोजन को स्लोप्स पे रिड्यूस करने के लिए? रिड्यूसिंग सॉइल इरोजन। तो ऑब्वियसली जो टेरेस फार्मिंग है वो वाटर फ्लो को, स्पीड को रोकता है, प्रिवेंट करता है। सॉइल स्लोप आपकी, उससे सॉइल लॉस आपका कम होता है। तो हिली रीजन में हम टेरेस फार्मिंग इसलिए करते हैं। तो कौन सा ऐसा रीजन है जो बहुत ही रिच है? तो झारखंड और छत्तीसगढ़ में आपके ये जो कोयले के डिपॉजिट्स हैं और कोयले के रिसोर्सेज हैं, झारखंड छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा हैं। इंडिया की क्या परसेंटेज है इंडिया का लैंड जो प्लेन में है? तो 43% इंडिया का जो लैंड एरिया है वो प्लेन्स में है, जो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के लिए सूटेबल है। तो एलुवियल सॉइल का मेन फीचर क्या है? व्हाट इज द मेन फीचर ऑफ एलुवियल सॉइल? बेसिकली ये वीट, राइस के लिए बहुत अच्छी होती है, और हिमाचल प्रदेश में लार्जली जो लोअर हिमाचल प्रदेश है, अपर हिमाचल प्रदेश जहाँ टेम्परेट है वो तो अलग, लेकिन जो शिवालिक है या आपका पीर पंजाल, धौलाधार है, वो सारे का सारा रीजन एलुवियल सॉइल वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, और इसीलिए वीट, मेज़ वगैरह वहाँ पे ज़्यादा होता है। तो एलुवियल सॉइल हिमाचल प्रदेश में भी काफ़ी ज़्यादा है। ऐसी कौन सी सॉइल टाइप है जो बेसिकली इंटेंस लीचिंग ट्रॉपिकल रीजन में, और आप जानते हैं हिमाचल प्रदेश भी ट्रॉपिकल रीजन में आता है, जो हॉट ह्यूमिड रीजन है। जो कौन सी सॉइल है जो इंटेंस लीचिंग की वजह से बनती है? वो लेटराइट सॉइल है। हैवी रेनफॉल और लीचिंग कंडीशन की वजह से वो होती है। जैसे रेनफॉल हुई, फिर आपका टेम्परेचर भी ज़्यादा है, ह्यूमिड भी ज़्यादा है, तो उसमें से आपके जो बेसिकली कुछ काम के मिनरल्स हैं वो निकल जाते हैं, तो लेटराइट सॉइल उसमें रह जाती है। इनमें से कौन सा ऐसा की ऑब्जेक्टिव है एजेंडा 21 का? तो एजेंडा 21 का सस्टेनेबल डेवलपमेंट थ्रू ग्लोबल कोऑपरेशन, ये मेन उसका एजेंडा था, क्योंकि रियो डी जेनेरो एजेंडा 21 अर्थ समिट जो हुई थी उसमें बहुत सी कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था, और उन सारी कंट्रीज़ ने मिलकर ये बोला था कि अब से हम कॉन्फ्रेंस किया करेंगे, हम सारी पार्टीज़, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, उसी के बेस पे आया था, और हमने पार्टीज़ किया करेंगे, मतलब मीटिंग किया करेंगे, पार्टी वो वाली पार्टी नहीं, मीटिंग किया करेंगे। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ अब उसी के लिए, ग्लोबल कोऑपरेशन के लिए चलती है। इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है फॉर रिच रीजन, रिच इन वाटर रिसोर्स?
बट इंफ्रास्ट्रक्चर कम है। तो अरुणाचल प्रदेश आप जानते हैं ब्रह्मपुत्र मानसरोवर से स्टार्ट होती है, जहाँ से सतलुज और इंडस भी चलती हैं, उसी रीजन से ब्रह्मपुत्र चलती है और चाइना से होती हुई वो एंटर करती है फिर वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में। तो वो वाला रीजन में पानी तो है और ब्रह्मपुत्र को सांगपो बोलते हैं तिब्बत में। तो पानी तो है लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि उस पानी को हम प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज कर सकें, डेवलप कर सकें। कौन से फैक्टर डिटरमिन करते हैं लैंड यूज पैटर्न को इंडिया में? लैंड यूज जो है वो फिजिकल फैक्टर जैसे क्लाइमेट, सॉइल, ह्यूमन फैक्टर, पॉपुलेशन, टेक्नोलॉजी, कल्चर, इनके ऊपर वो डिपेंड करता है। तो लैंड यूज जो है वो फिजिकल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, ह्यूमन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, इन सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसी कौन सी टर्म है जो लैंड अनकल्टिवेटेड रह जाती है फॉर लेस देन 1 एग्रीकल्चर ईयर? तो उसके लिए क्या टर्म हम यूज करते हैं? जो लैंड के ऊपर आप कोई क्रॉपिंग नहीं करते हो 1 साल से, उसको करंट फैलो बोलते हैं। तो ये टर्म है बेसिकली फैलो, FALLOW, फैलो, मतलब जिसको अभी आप यूज नहीं कर रहे हैं उसको वैसे छोड़ रखा है आपने। मेजर कैरेक्टरिस्टिक एरिड सॉइल का क्या होता है? व्हाट इज द मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एरिड सॉइल्स? एरिड सॉइल्स सैंडी होती हैं, सलाइन होती हैं और उनमें मॉइस्चर और ह्यूमस नहीं होता। ह्यूमस होता है बेसिकली ऑर्गेनिक मैटर जो वाटर के साथ या मॉइस्चर के साथ ऑर्गेनिक मैटर सॉइल के अंदर होता है, उसको बोलते हैं ह्यूमस। तो इन सॉइल्स के अंदर, एरिड सॉइल्स के अंदर मॉइस्चर और ह्यूमस नहीं होता। ब्लैक सॉइल डिफिकल्ट क्यों है वर्क करने के लिए जब वेट होती है? ओके, ब्लैक सॉइल जो है क्ले होती हैं, स्टिकी होती हैं जब वो वेट होती हैं, जिससे कल्टीवेशन आपका डिफिकल्ट हो जाता है। तो ब्लैक सॉइल की यही सबसे बड़ी ट्रबल है कि वो बेसिकली क्ले बन जाता है, उनसे स्टिकी हो जाती हैं जब उनमें पानी होता है। पानी इसीलिए रिटेन भी करती हैं ये। बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? बायोडाइवर्सिटी, बायो देखो आप जानते हैं बायोटिक एंड नॉन बायोटिक 2 चीजें होती हैं। बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म की वैरायटी, डाइवर्सिटी मीन्स वैरायटी। अब मैं आपको इसका एक एग्जांपल बायोडाइवर्सिटी का टिपिकल एग्जांपल आर्टिफिशियल क्या देता हूं कि अगर आप किसी जू में जाएं, वहां पे आप देखें कि साहब उस जू के अंदर ओनली बंदर ही है और कोई जानवर नहीं, ओनली बंदर है, तो क्या आप वहां पे जाना चाहेंगे? आप बोलेंगे नहीं। वाई? बिकॉज वैरायटी नहीं है। तो बायोडाइवर्सिटी, बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें प्लांट भी आते हैं, जिसमें एनिमल भी आते हैं, जिसमें सब आते हैं। डाइवर्सिटी मीन्स अलग अलग, वैरायटी होनी चाहिए उसमें। तो बायोडाइवर्सिटी में सारी चीज़ें आपकी आती हैं। तो बायोडाइवर्सिटी बेसिकली वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना, बेसिकली पेड़ पौधे एनिमल वो सारे आते हैं। तो ये बायोडाइवर्सिटी का एक एग्जांपल है। इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 ने लीगल प्रोटेक्शन दी थी वाइल्ड लाइफ को और हैबिटेट को। हैबिटेट होता है जहाँ पे आपका लिविंग प्लेस है, और जैसे जानवरों का हैबिटेट जो है वो फॉरेस्ट है, मछलियों का हैबिटेट पॉन्ड है, और ह्यूमन बीइंग का हैबिटेट विलेज या सिटीज़ हैं, टाउन्स हैं। तो ये हैबिटेट मतलब जहाँ तुम रहते हो। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 ने लीगल प्रोटेक्शन दी थी वाइल्ड लाइफ को और हैबिटेट को। व्हाट वाज मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर? प्रोजेक्ट टाइगर 1972 में इसकी बात चली थी, लॉन्च ये 1973 में हुआ था, जिसको हमें टाइगर को बचाना था। और सबसे ज़्यादा खतरा जो टाइगर्स को था वो पोचिंग से था, जिसको टाइगर की बेसिकली खाल के लिए, अदरवाइज आप टाइगर को मार देते हो, वो सबसे बड़ा खतरा था। मेजर थ्रेट टाइगर की पॉपुलेशन के लिए क्या है? पोचिंग एंड जो उनका श्रिंकिंग हैबिटेट है। श्रिंकिंग हैबिटेट मतलब जहाँ पे वो रहते हैं जंगल है, तो जंगल कम होते चले जा रहे हैं। अगर आप जंगलों को काट दोगे तो जंगल कम हो जाएंगे। तो वो एक मेन खतरा है टाइगर्स के लिए। विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट इज कंसिडर्ड मोस्ट वैल्यूएबल फॉर कंजर्वेशन? रिजर्व्ड फॉरेस्ट एक टर्म आती है फ्रेंड्स, जो बेसिकली बहुत ही प्रोटेक्टेड होती है, जिसके अंदर कोई भी ऐसी एक्टिविटी तुम नहीं कर सकते। What percentage of forest area is classified as protected forest? 1/3 ऑफ जो आपका फॉरेस्ट एरिया है वो आपका प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के अंदर आता है। 1/3 इज प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, तो दैट इज कॉल्ड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। व्हाट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट एरिया इज क्लासिफाइड एज प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट? तो 1/3 प्रोटेक्टेड रखना पड़ता है। सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट एरिया अंडर परमानेंट फॉरेस्ट मध्य प्रदेश के हैं। 75% जो परमानेंट फॉरेस्ट कैटेगरी के अंडर आता है मध्य प्रदेश के अंदर। तो कौन सी स्टेट में कितना परसेंट है वो आपको पता होना चाहिए। मेन आइडिया क्या है ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट के पीछे? तो लोकल कम्युनिटीज़ को इन्वॉल्व करके ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट मतलब लोकल कम्युनिटी को यूज़ करके फॉरेस्ट को रिस्टोर करें, प्रोटेक्ट करें।
तो कौन सी मूवमेंट ने सक्सेसफुली रजिस्ट किया डिफॉरेस्टेशन? चिपको मूवमेंट। आप सब लोग जानते हैं चिपको मूवमेंट हुई थी, और चिपको मूवमेंट मतलब लोगों ने ट्रीज को कट करने से रोका, और ये चिपको मूवमेंट जो है उत्तराखंड से स्टार्ट हुई थी ये, और बड़ी फेमस मूवमेंट रही है जिसमें लोगों ने ट्री को कट करने से रोका। सेक्रेड ग्रोव्स आर व्हाट? सेक्रेड ग्रोव्स जो है वो लोकल कम्युनिटीज उसको प्रोटेक्ट करती है कल्चरल और रिलीजियस बिलीफ के चलते। सो ये बेसिकली फॉरेस्ट एरिया है जिनको रिलीजियस बिलीफ के चलते। देखो कुछ लोग जो हैं वो पेड़ों को पूजते हैं और उनको कट करने से रोकते हैं। उनको ये मानना है कि पेड़ हमें हेल्प करते हैं सर्वाइव करने में, और पेड़ हमें सपोर्ट करते हैं, तो वो उनको कट करने से रोकते हैं। और सेम टाइम पे पेड़ जो हैं वो कई लोग जो हैं वो जानवरों को, पशुओं को भी पूजते हैं, तो वो बेसिकली उनका रिलीजियस बिलीफ होता है। इकोलॉजिकल सिस्टम को डिफाइन करता है, कौन सा इनमें से इकोलॉजिकल सिस्टम को डिफाइन करता है? तो जो आपका ये है ह्यूमन, प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये है कम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंट इकोलॉजिकल सिस्टम है। तो ये आपका जो है ये कम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस है अमंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो इकोलॉजी का मतलब है जिसमें आपका लिविंग ऑर्गेनिजम्स हों और उनका कम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस हो। देखो ये इकोलॉजी की डेफिनेशन, बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन, इन हर चीज़ों की अपनी अपनी कुछ डेफिनेशन है जो आपको पता होनी चाहिए। कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो हेल्प करता है क्वालिटी ऑफ एयर, वाटर और सॉइल मेंटेन करने में? तो जो आपके प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो सारे के सारे ही इसमें इन्वॉल्व होते हैं। इंडिया को रिच क्यों मानते हैं बायोडाइवर्सिटी में? तो बहुत ज़्यादा वैरायटी है फ्लोरा एंड फौना की, इमेंस डाइवर्सिटी है इंडिया की। तो ऐसा कौन सा एनिमल है जो कि माना जाता है फौना वेब में? तो टाइगर बेसिकली बहुत ही एक क्रूशियल रोल प्ले करता है। टाइगर पॉपुलेशन डिक्लाइन क्यों हुई है ड्रास्टिकली? तो इलीगल ट्रेड स्किन का, बोन का, उसकी वजह से सारा हुआ है। मेजर टाइगर हैबिटेट इंडिया के अलावा नेपाल में है। नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का क्या रोल होता है? ये बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने में और एंडेंजर्ड स्पीशीज को प्रोटेक्ट करने में इनका बहुत ज़्यादा रोल है, क्योंकि अगर कोई स्पीशीज एंडेंजर्ड IUCN लिस्ट में है, एंडेंजर्ड है, ख़त्म हो सकती है, तो उसको प्रोटेक्ट और प्रिजर्व करना पड़ता है। कौन से टाइप के फॉरेस्ट कॉमन होते हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में? अनक्लास्ड फॉरेस्ट। तो एक नाम है अनक्लास्ड फॉरेस्ट, बेसिकली जिनको कम्युनिटीज़ मैनेज करती हैं, कम्युनिटीज़ खुद उनको प्रोटेक्ट करती हैं। सरिस्का टाइगर रिजर्व, विलेजेस ने क्या उसमें रोल प्ले किया था? तो उन्होंने माइनिंग की काम को वहाँ पे रोक दिया था। लोगों ने टाइम टाइम पे इकोलॉजी की प्रोटेक्शन के लिए काम किया है। जैसे अभी रिसेंटली आपने अरावली हिल्स में देखा था कि वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने भी हाँ कर दिया था कि अरावली हिल्स को काट सकते हैं माइनिंग के लिए, लेकिन लोगों ने प्रोटेक्शन किया और उस प्रोटेक्शन के चलते गवर्नमेंट ने अपना डिसीजन वापस लिया। मेन प्रिंसिपल क्या है बीज बचाओ आंदोलन के पीछे? तो इंडिजिनस सीड, हमें जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड को यूज़ नहीं करना, क्योंकि उससे इकोलॉजी में ट्रबल आता है। तो हमें जो इंडिजिनस है, लोकल सीड है, उसी को हमें यूज़ करना है। वाई इज़ वाटर कंसिडर्ड अ रिन्यूएबल सोर्स? तो वाटर रिन्यू होता है इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन से। एक हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है, इसलिए रिन्यूएबल रिसोर्स है ये। जो भी चीज़ रिन्यू हो सकती है, जो भी चीज़ दोबारा से प्रोड्यूस हो सकती है, बन सकती है, उसको रिन्यूएबल सोर्स बोलते हैं। तो पानी एक रिन्यूएबल सोर्स है। व्हाट इज मेन सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर? तो ये आपका सरफेस के ऊपर जो होता है ग्राउंड वाटर, वो फ्रेश वाटर का ही सोर्स है। प्राइमरी कॉज क्या है वाटर स्केर्सिटी का? ओवर यूज, मिस यूज, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपके प्राइमरी कॉज हैं वाटर की स्केर्सिटी के, अगर आप उनको करते हैं। रेनफॉल की वजह से नहीं होता। विच सेक्टर इज लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ वाटर? तो एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा पानी को यूज़ करता है। मेन एम जल जीवन मिशन का क्या है? सेफ ड्रिंकिंग वाटर हर हाउस, रूरल हाउस होल्ड को सप्लाई करना। टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया, नेहरू जो इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने बोला था कि डैम जो है टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया है। इनमें से कौन सा डिसएडवांटेज है लार्ज डैम की? लार्ज डैम जो है डिस्प्लेसमेंट करवाते हैं, इन्वायरमेंट डैमेज करते हैं, इकोसिस्टम को डिसरप्ट करते हैं। व्हाट इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग? वाटर को कलेक्ट करना, कंजर्व करना और रीयूज करना। तो वेस्टर्न हिमालयंस में ट्रेडिशनल सिस्टम क्या होता है इरिगेशन का?
तो कुल गुल जो ट्रेडिशनल वेस्टर्न हिमालयज, मतलब जो ईस्टर्न हिमालय नॉर्थ ईस्ट की तरफ आ जाता है, और वेस्टर्न हिमालय जो हिमाचल प्रदेश में है, मैंने आपसे डिस्कस किया था कि फ्लड इरिगेशन या कुल सिस्टम जो बनता है, छोटा सा कनाल चैनल बनता है, वो इरिगेशन में हम यूज़ करते हैं। टंकाज किस लिए यूज़ किए जाते हैं? ग्राउंड वाटर टैंक होते हैं जो पानी को स्टोर करते हैं, और ये आपके राजस्थान में यूज़ होते हैं। तो हर जगह का अपना एक इरिगेशन का रिक्वायरमेंट है। तमिलनाडु पहली स्टेट है जिसने रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए काम किया है और कंपलसरी किया है उसमें। इंडिया की कितनी पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में? तो 2/3। ये अच्छी चीज़ नहीं है कि 60% से ज़्यादा पॉपुलेशन इंडिया की एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है। प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग को और क्या बोलते हैं? बेसिकली इसका नाम है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। इसमें क्या करते हैं, आप लैंड को क्लियर करते हैं, वहाँ पे ट्रीज काटते हैं, छोटे से बुशेस वगैरह उनको साफ करते हैं, लैंड को क्लियर करते हैं, फिर उस पर क्रॉपिंग करते हैं। इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग कहाँ पे होती है? इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग प्रैक्टिस होती है जहाँ लैंड लिमिटेड है बट पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो इंटेंसिव यूज़ वहाँ पे हमें करना पड़ता है। तो कमर्शियल फार्मिंग का क्या कैरेक्टरिस्टिक है? मॉडर्न इनपुट मैक्सिमाइज प्रोडक्शन करने के लिए हम उस पर बेसिकली जो इनपुट्स है फर्टिलाइज़र वगैरह ये सब देते हैं। समर सीजन ज़ैद क्रॉप राबी और खरीफ के बीच में, हम जैसे राबी ख़त्म होता है खरीफ स्टार्ट होता है, तो हम उस तरीके से ये ज़ैद बीच में लगाते हैं। तो राबी का कब होता है, खरीफ का कब टाइमिंग्स होता है, ज़ैद का कब होता है, ज़ैद कौन से प्लांट्स हैं, राबी की कौन सी फसलें हैं, ये आपको पता होना चाहिए। राबी की क्रॉप कौन सी है? वीट जो है वो विंटर में राबी सीजन में होती है और हार्वेस्ट की जाती है समर्स में। तो लगाई जाती है वीट, अगर आप देखोगे तो उसको लगाते हैं आपका विंटर में, और उसको काटते हैं समर्स में। उसके बाद राबी के बाद ज़ैद आता है। राइस हाई टेम्परेचर चाहिए और हाई रेनफॉल चाहिए, तो वहीं पे होता है राइस जहाँ पानी काफ़ी ज़्यादा है। और कॉटन कल्टीवेशन के लिए ब्लैक रेगूड सॉइल जो डेक्कन प्लेटू में होती है। लेगुमिनस क्रॉप पल्सेस जो हैं वो नाइट्रोजन को फिक्स करती हैं सॉइल में, जिससे फर्टिलिटी बढ़ती है। तो ये पल्सेस अच्छी होती हैं क्योंकि नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करती हैं, तो इनको लेगुमिनस क्रॉप भी बोलते हैं। पल्स प्रोटीन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। गोल्डन फाइबर जूट को बोलते हैं, और इसकी इकोनॉमिक वैल्यू भी है, इसलिए इसको अंग्रेजों के टाइम पे तो जो क्लॉथ इंडस्ट्री थी वो इसी के बेस पे चलती थी। सेरीकल्चर जो है सिल्क वॉर्म से रिलेटेड है। तो मिल्क प्रोडक्शन वाइट रिवॉल्यूशन ऑपरेशन फ्लड भी इसको बोलते हैं। और ऐसा कौन सा मिनरल है जो डीकंपोजिशन ऑफ रॉक से मिलता है? दैट इज बॉक्साइट। और फेरस मिनरल जैसे आयरन है वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आयरन मैग्नेटाइट जो है वो 70% आयरन होता है और इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं। उड़ीसा में बॉक्साइट बहुत ज़्यादा होता है, और जो माइका है वो राजस्थान वगैरह में होता है, और एक्सीलेंट इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इलेक्ट्रिक इंडस्ट्रीज़ में माइका यूज़ होता है। लाइमस्टोन बेसिक रॉ मटेरियल है सीमेंट इंडस्ट्री के लिए। देखो ये सारे का सारा उस बुक का जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो मैं आपको करवा रहा हूँ। एनर्जी सोर्स सबसे ज़्यादा अवेलेबल है वो कोल इंडिया में, झारखंड छत्तीसगढ़ वगैरह में होता है। एंथ्रासाइट वो कोयला है, एंथ्रासाइट बिटुमिनस लिग्नाइट, तो एंथ्रासाइट बेस्ट, फिर बिटुमिनस, फिर लिग्नाइट। तो परसेंटेज उसकी कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है। एंटीक्लाइन एंड फॉल्ट ट्रैप्स सेडिमेंट्री रॉक्स में होता है पेट्रोलियम, सेडिमेंट्री रॉक्स। नॉन कन्वेंशनल सोर्स एनर्जी का सोलर एनर्जी एक है, और मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं और लिमिटेड होते हैं बेसिकली मिनरल। सेकेंडरी सेक्टर है आपका मैन्युफैक्चरिंग, और ये इकोनॉमी को बूस्ट करता है और जॉब्स क्रिएट करता है। आयरन एंड स्टील को बेसिक इंडस्ट्री क्यों बोलते हैं? क्योंकि बाकी सारी चीज़ों के लिए ये एक स्टार्टिंग इंडस्ट्री होता है। बेंगलोर जो है वो आईटी हब है, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो थी वो बेसिकली महाराष्ट्र में डेवलप हुई थी और गुजरात में। तो कौन सा रिवर बैंक ऐसा है जो जूट मिल से एसोसिएटेड है? हुगली रिवर वेस्ट बंगाल के अराउंड जूट मिल बनी है, क्योंकि कलकत्ता में आप जानते हैं ब्रिटिश सबसे पहले वहीं पे उन्होंने अपना कैपिटल बनाया था। एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग
को बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की रिक्वायरमेंट होती है, तो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग प्रोसेस के लिए। लाइमस्टोन सीमेंट इंडस्ट्री। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल एक प्रोजेक्ट बनाया था जिसमें हमने सिटीज़ को जोड़ना था, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। आप जानते हैं ये रेक्टेंगल के 4 कॉर्नर्स के ऊपर सिटीज़ आपकी बनी हैं। और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बॉर्डर के ऊपर बनाते हैं, नेशनल हाईवे बनाते हैं इंडिया के अंदर। ट्रांसशिपमेंट लॉसेस, पाइपलाइन अगर हो तो पाइपलाइन के थ्रू आप सप्लाई कर सकते हैं। चीपेस्ट मोड वाटरवे होता है। 95% जो हमारा सारा ट्रांसपोर्ट है वो सी रूट के थ्रू होता है। और लार्जेस्ट पोर्ट जो है मुंबई सबसे बड़ा पोर्ट है इंडिया का। जब एक्सपोर्ट जो है वो इंपोर्ट से एक्सीड कर जाएगा। सॉफ्टवेयर और आईटी पावर हाउस है इंडिया ग्लोबली। सो फ्रेंड्स, ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको बताया। पहला जो हमारा चैप्टर है सोशल साइंस का, जो हमें हिमाचल प्रदेश में सोशल साइंस आपके सिलेबस का पार्ट है, तो कंटेम्प्रेरी इंडिया का जो ये आपका सारे का सारा सोशल साइंस का जिसमें ये टॉपिक्स थे, ये टॉपिक्स को हमने टच किए। बाकी मैंने आपको बताया कि इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको टेस्ट में भी देंगे, करते चले जाओ और ऐसे आप तैयारी भी आपकी होती जाएगी। थैंक यू।